नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में आपने आइसोटोप वाला टॉपिक पढ़ लिया था। अब है आइसोटोप के बाद उसकी एप्लीकेशंस या यूजेस। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के इस्तेमालात क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं आइसोटोप्स इन साइंस एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। साइंस और दूसरे जितने भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं वहां पर आइसोटोप्स है। वास्ट एप्लीकेशन, आइसोटोप्स के बहुत से इस्तेमालात हैं। वास्ट मीन मैनी, बहुत से इस्तेमालात हैं। द बिगेस्ट एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो है मेडिसिन के फील्ड में। मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या किस किस काम के लिए ये यूज होते हैं? दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की तशखीस करने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब तशखीस करना कि ये बीमारी है क्या। मिसाल के तौर पर तशखीस करना क्या होता है? मिसाल के तौर पर फीवर ले ले, बुखार है। बुखार अब टाइफाइड में भी बुखार होता है, मलेरिया में भी बुखार होता है, वैसे नॉर्मल भी एक बुखार होता है, कोरोना वायरस में भी एक बुखार होता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां जिसके अंदर सब में बुखार है। अब उनमें ये जानना कि ये बुखार कौन से वाला है, टाइफाइड वाला है, मलेरिया वाला है, कोरोना वाला है, कौन से वाला है, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस, यानी बीमारी की तशखीस करना। तो बीमारी की तशखीस करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए आइसोटोप्स यूज होते हैं। नंबर 2, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब है रेडिएशंस के जरिए इलाज करना, जैसे कैंसर का जो इलाज है, रेडिएशंस को यूज करना। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेज, और बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है, लाइक कैंसर है जैसे, या दूसरी बीमारी हैं, उनके इलाज में भी आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसके यूजेस हैं क्या क्या? विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज में जितना तरक्की होती जा रही है, एडवांसमेंट होती जा रही है, द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ। आइसोटोप्स के हमारी जिंदगी में बहुत से इस्तेमालात हैं। फॉलोइंग आर दी मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप्स है वास्ट एप्लीकेशंस। नीचे ये जो दिए गए हैं ये मेजर फील्ड्स हैं जिसके अंदर आइसोटोप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसमें नंबर 1 क्या है? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद रेडिएशन। रेडियो का मतलब रेडिएशन, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। तो रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मींस ट्रीटमेंट विद रेडिएशन, और वो ज्यादातर कैंसर का ही होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। अब कैंसर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैरूनी कैंसर, एक होते हैं अंदरूनी कैंसर। बैरूनी मतलब स्किन का कैंसर है, जैसे बाहर है ना, स्किन बाहर होती है ना, तो स्किन का कैंसर बैरूनी कैंसर है। उसमें आइसोटोप P32, जिसका पूरा नाम है फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32, एंड SR90, जिसका पूरा नाम है स्ट्रॉन्शियम 90, स्ट्रॉन्शियम 90। दो आइसोटोप्स हैं आर यूज्ड बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस, क्योंकि इसमें से जो बीटा रेडिएशंस यानी नेगेटिव चार्ज वाली जो रेडिएशंस निकलती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग है। लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब ज्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर जाती, वरना तो हम स्किन कैंसर का इलाज कर रहे हो और वो अंदर पेनिट्रेट करके कहीं और चली जाए तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि वो रेडिएशंस जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर, अंदर घुसने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो, यानी वो अंदर घुसे ही ना, सिर्फ ऊपर ऊपर ही जो जिल्द की तह है उसी के अंदर जाके अपना रोल प्ले करे और उसको कैंसर को ट्रीट करें। तो इस वजह से स्किन कैंसर के लिए फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 के जो दो आइसोटोप्स हैं इनको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग है और जाके ये स्किन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बैरूनी कैंसर। एक होता है अंदरूनी कैंसर जो अंदर होता है। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी। अब जो जिसम के अंदर है, ये तो बैरूनी था ना, बाहर स्किन का। अब जिसम के अंदर है, फेफड़ों का है, दिल में चला गया है, छाती के अंदर चला गया है, पेट में चला गया है, हड्डियों के अंदर चला गया है, अंदरूनी है मतलब अंदर है। तो जो बॉडी के अंदर है उसके लिए हमें वो रेडिएशन चाहिए जो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग हो, जो स्किन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर जाए और वहां पर जाके अपना रोल प्ले कर सकें। तो इस वजह से हम कोबाल्ट 60 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, क्योंकि इसमें से जो गैमा रेज निकलती हैं वो स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग होती हैं, वो स्किन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और वहां पर जाके बॉडी का जो भी इश्यू होता है उसको रिजॉल्व करती हैं। दूसरा है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस के लिए और मेडिसिन के लिए ट्रेसर का काम, यानी ट्रेस करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज का पता लगाना, खोज लगाना। The radioactive isotopes are used as tracers.
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इन मेडिसिन में टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में ट्यूमर का पता चलाने के लिए, जो रसोली होती है जिस्म में, उस रसोली का पता चलाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। कैसे? आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131, आयोडीन 131 आइसोटोप जो है आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता है गले के अंदर, जो हमारा गला है, हमारी थोड़ी के नीचे, हमारी चिन के नीचे से जो हमारा गला शुरू हो रहा है, वहां पर होता है एक थायराइड ग्लैंड। उसकी एक बीमारी है, उसका नाम है गोइटर। थायराइड ग्लैंड की बीमारी है, उसका नाम है गोइटर। अब ये जो गोइटर है यानी थायराइड ग्लैंड की बीमारी है, इसमें ये गोइटर जो होता है इसके अंदर ट्यूमर होता है, रसोली होती है और ये सूज जाता है। गला जो होता है वो सूजा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो उसको कहते हैं हम गोइटर। वो गोइटर की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है। नंबर 2, सिमिलरली टेक्नीटियम, टेक्नीटियम आइसोटोप का नाम है, इज यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसको मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए छोटे बच्चों में करते हैं कि उनकी बोन की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। बास पेरेंट्स होते हैं, वो आते हैं कहते हैं कि जी हमारे बच्चे की, हमें लगता है कि बोन की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, खड़ा नहीं हो सकता, ये ज्यादा चल नहीं सकता, इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो चलते हैं बैठते हैं, ये ज्यादा चल नहीं सकता, थक जाता है, खड़ा नहीं हो सकता, या इसकी हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं। हमें चेक करवाना है कि इसकी बोन की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम फिर क्या करते हैं कि टेक्नीटियम उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं आइसोटोप उसकी बॉडी में। जब ये रेडिएशंस जब उसके अंदर जाती हैं तो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें बोन की ग्रोथ पता चलती है कि पिछले 3 महीने में इतनी ग्रोथ हुई है, अगले 6 महीने में इतनी हो सकती है, अगले साल में इतनी हो सकती है। तो हम फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये नॉर्मल वाली ग्रोथ है कि नॉर्मल के मुकाबले में कम है। इस तरह हम बोन की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। नंबर 3, आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्चियोलॉजिकल का मतलब होता है आसार कदीमी, जिसको हम उर्दू में आसारियाती कहते हैं। आसारियाती का मतलब कदीम चीजों के बारे में पता चलाना। जैसे मिसाल के तौर पर हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं कि जी ये मम्मी है 5000 साल पुरानी है, ये पत्थर है इतनी हजार साल पुराना है, ये चीज है ये इतनी हजार साल पुरानी है, ये पहाड़ है ये इतनी हजार साल पुराना है। तो उसको कहते हैं आसारियाती यानी आर्चियोलॉजिकल, कदीम चीज की उम्र के बारे में पता लगाना। एंड जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल का मतलब होता है अर्जियाती, जमीन के मुतालिक, जो हमारी जमीन है, अर्थ है, उसकी मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक जब आप कोई चीज एज के बारे में या उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलाते हैं उसको कहते हैं जियोलॉजिकल यानी अर्जियाती। तो इसका मतलब बनेगा आसारियाती और अर्जियाती इस्तेमाल। अब यूज क्या है? दी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फोसल्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए जो फोसल्स होते हैं उसकी एज आप एस्टिमेट कर सकते हैं। फोसल्स किसे कहते हैं? डेड प्लांट्स, मुर्दा पौधे, डेड एनिमल्स, मुर्दा जानवर, एंड स्टोन्स और पत्थर वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। मुर्दा पौधे हैं, मुर्दा जानवर हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, कोई भी चीज है उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है। The age determination of very old object based on the half lives of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating। जिसके जरिए, वो तरीका जिसके जरिए आप किसी भी चीज की उम्र का पता चलाते हो, उम्र का पता लगाते हो, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या है ये? एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन, उम्र का पता लगाने का ऐसा तरीका ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, कार्बन वाले ऑब्जेक्ट्स जिनको हम फोसिल्स कहते हैं, यानी डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, स्टोन्स वगैरह। कैसे करते हैं? बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14, कार्बन 14 आइसोटोप। आपने पढ़ा था ना, कार्बन के आइसोटोप आपने पढ़े थे C12, 13 और 14। तो C14 वाला जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसकी हम रेडिएशंस को मेजर करते हैं कि उसने कितने रेडिएशंस खारिज किए हैं, उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन 14, उसकी रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशंस जो खारिज होती हैं उसको हम मेजर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आप ले लेते हो पत्थर, या कोई पहाड़ का कोई एक पत्थर ले लेते हो और आप उसमें चेक करते हो कि इसकी हाफ लाइफ है 10,000 साल। तो उसमें आप चेक करते हो कि उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का ये जो कार्बन 14 है इसकी हाफ अमाउंट रह गई है।
10,000 मतलब उसकी हाफ अमाउंट कितनी बनेगी? 5,000। इसका मतलब उसकी उम्र जो अब तक गुजर चुकी है वो 5,000 है। इस तरह हम उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हुए। इसको कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं और कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पता चला ना कि किसकी शक्ल या स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। The radioisotopes are used in a chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं केमिकल रिएक्शन में उसके स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 आप ले लें, कार्बन 14 का आइसोटोप इज यूज्ड टू लेबल CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो CO2 होता है ना, ये जो C है ये C12 वाला होता है, C12। हम उसकी जगह पर C14 ले लेते हैं रेडियो एक्टिव वाला। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। आपको पता है कि जितने भी पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसके जरिए खुराक बनाते हैं। आम का पौधा है, उसके जरिए वो आम बनाएगा। कोई उसके अलावा गंदुम है, गंदुम फोटोसिंथेसिस करके गंदुम बनाएगी। कोई भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, जिसके जरिए उनकी खुद की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और उसके जरिए हम भी उनको खाते हैं पौधों को या उन फ्रूट्स को, उसके जरिए हमारी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ये होता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में उनकी मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में। तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह पर ये C14 लगा देते हैं और कंप्यूटर के अंदर इसका पाथवे देखते हैं, रास्ता देखते हैं कि ये कहां कहां से गुजर रहा है। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। वो जिन जिन रास्तों से गुजर के जाता है तो हम कंप्यूटर के अंदर उसका अक्स देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं कि ये यहां से गुजर के जा रहा है, ये यहां से गुजर के जा रहा है, ये यहां से गुजर के जा रहा है। तो इस तरह हम उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस प्लांट के उस पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा था, शक्ल कैसी थी और कहां कहां से वो गुजर के जा रहा है। नंबर 5 है एप्लीकेशन पावर जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। पावर जनरेशन का मतलब होता है बिजली बनाना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप के जरिए आप बिजली भी बना सकते हो। कैसे? बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। नाम जो है उसका है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी वो ऐसे समझे वो एक बर्तन है जिसके अंदर ये रिएक्शन होता है। जैसे केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में हमारे पास वो होती है ना, मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो मुख्तलिफ वेसल्स होते हैं जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब है या मुख्तलिफ चीजें हैं उसके अंदर हम रिएक्शन करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जिन बर्तन में जिस चीज में होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235 इज बॉम्बर्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जब यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बर्ड करते हैं, फास्ट स्पीड के साथ डालते हैं, द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप। यानी यूरेनियम के ऊपर आपने न्यूट्रॉन डाले, फास्ट न्यूट्रॉन डाले, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डाले आपने उसके ऊपर, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाएगा। टू प्रोड्यूस उससे क्या बनेगा? बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन। ये देखो ये आपके पास यूरेनियम है 235 वाला, 92 उसका एटॉमिक नंबर है, साथ में आपने एक न्यूट्रॉन डाला तो वो बेरियम बन गया और साथ में क्रिप्टॉन बन गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन बने। अब हमें इन तीनों से कोई वो जो है ना हमें वो नहीं है, सरोकार नहीं है। हमें क्या चाहिए थी? ये एनर्जी चाहिए थी इस प्रोसेस के लिए। वैसे तो ये चीजें भी काम की हैं लेकिन इस प्रोसेस के लिए पावर जनरेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी बिजली बनाने के लिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है विच इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। उस एनर्जी के जरिए पानी को हम भाप में तब्दील करते हैं, स्टीम में तब्दील करते हैं। इन बॉयलर के अंदर, बॉयलर यानी वो चीज जिसके अंदर आप पानी को गर्म करते हो और वो भाप में तब्दील होती है। द स्टीम देन ड्राइव्स द टरबाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली घर आपने अगर देखा हो जहां पर बिजली बनती है तो वहां पर पंखे की तरह के टरबाइन्स लगे होते हैं, टरबाइन पंखे की तरह के होते हैं, वो घूमते हैं तो वहां से बिजली बनती है। दिस इज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये जो आपके पास यूरेनियम वाली एटॉमिक एनर्जी है, ये इसका पीसफुल यूज है, पुरअमन इस्तेमाल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, किसी भी कौम की तरक्की के लिए। वरना ये कहां पर इस्तेमाल होता है? बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, जो पूरी कौम के लिए नुकसान होता है या तो इंसानी जान के लिए नुकसान होता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए बिजली बनती है एटॉमिक एनर्जी के जरिए, ये पीसफुल प्रोसेस है, पुरअमन इस्तेमाल है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। ठीक है बेटा।